ये है मोटोरोला A70 फ्यूजन। इसके डिस्प्ले में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। आज 20 दिन बाद मुझे सर्विस सेंटर से रिप्लेसमेंट मिला है और अब इस नए डिवाइस में भी वो सेम प्रॉब्लम है एंड हाईली चांस है आपके मोटोरोला A70 फ्यूजन में भी ये दिक्कत हो सकती है। वैसे इस बार चिप शॉर्टेज की वजह से ये 60 फ्यूजन से 4000 रुपए महंगा लॉन्च हुआ है, लेकिन इन 4000 से इसके हार्डवेयर को फुल्ली अपग्रेड किया है एंड इसकी डिस्प्ले एंड डिजाइन भी चेंज है, तो एक्सपीरियंस 60 फ्यूजन से थोड़ा डिफरेंट रहा। लेकिन क्या 25,000 में ये अपने कॉम्पिटिटर स्मार्टफोन से बेटर है? चलो देखते हैं। तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस पहले से थोड़ा अलग है। मोटोरोला शायद फर्स्ट स्मार्टफोन ब्रांड है जिसका रैप अब इस तरह से भी हटा सकते हैं, टू इजी। वैसे ये इस स्मार्टफोन का डार्क कलर है जो मुझे फर्स्ट टाइम देखने पर बहुत प्रीमियम लगा एंड बॉक्स में ही 68 वोल्ट का पीडी चार्जर है विद हाई क्वालिटी टाइप सी टू सी डेटा केबल। और आपको पता ही होगा एस सीरीज के साथ बैक कवर नहीं मिलता। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, सिम इंजेक्टर पिन को अलग से पेपर रैप किया है। और अब गौर करने वाली बात, मोटोरोला के सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन सिग्नेचर की तरह अब एस सीरीज के कैमरा मॉड्यूल के बेस पर भी मेटल की प्लेट लगा दी है एच सीरीज को जी सीरीज से डिफरेंट लुक देने के लिए। एंड अब ये 60 फ्यूजन से ज्यादा प्रीमियम भी लग रहा है। बट इस बार बैक साइड नेचुरल लेदर मटेरियल वाली सॉफ्ट टच फील नहीं है। इस पर स्मॉल लाइन बॉक्स टेक्सचर है। ये 50% आर्टिफिशियल प्लास्टिक मटेरियल जैसा फील होता है। और हाँ, ये मुझे ज्यादा ड्यूरेबल लगा। इस पर इजीली कट्स नहीं आएंगे। वैसे इसका व्हाइट स्काई ब्लू कलर भी मुझे बहुत पसंद आया और इसका एक लाइट ग्रीन कलर भी है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा डार्क ग्रे कलर पसंद आया। ये डस्ट से जल्दी से गंदा नहीं होगा। और अब इन हैंड फील की बात करें तो ये फुल साइज फोन है और थिकनेस 60 फ्यूजन से 0.26 mm कम है। और बैक पैनल, फ्रेम एंड डिस्प्ले सब साइड एज से राउंडेड है, तो हाथ में होल्ड करने पर कंफर्टेबल और स्लिम फील होता है। बट इस बार ये 13 ग्राम ज्यादा हेवी है 60 फ्यूजन से, लेकिन इतना हेवी फील नहीं होता। वैसे हर बार की तरह बटन स्लिम है जो प्रेस करने में इतने कंफर्टेबल नहीं रहते। और हाँ, अदर मोटोरोला स्मार्टफोन की तरह इसमें भी 2 IP रेटिंग है, IP68 एंड IP69। और इस बार भी डिस्प्ले में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं मिलता। और गौर करने वाली बात, ये फर्स्ट मोटोरोला स्मार्टफोन है जिसकी डिस्प्ले के कॉर्नर ज्यादा कर्वी है, जस्ट लाइक न्यूली लॉन्च गूगल एंड वीवो स्मार्टफोन्स। लेकिन इसकी फ्रेम कॉर्नर से नॉर्मल कर्वी है, डिस्प्ले जितनी कर्व नहीं है, तो इस वजह से डिस्प्ले के कॉर्नर बेजल्स थिक है। मुझे डिस्प्ले थोड़ी यूनिक फील हुई। और इस बार डिस्प्ले की साइड एज कम एंगल पे कर्व है, तो डिस्प्ले थोड़ी ज्यादा वाइड है। वैसे ये 6.78 इंच 1.5 के एक्सट्रीम एमुलेट क्वाड कर्व 120 हर्ट्ज डिस्प्ले है, जिसकी पीक ब्राइटनेस है 5200 निट्स और HBM मेंशन नहीं है। हालांकि डिस्प्ले बहुत ब्राइट है, डायरेक्ट सनलाइट में भी अच्छे से विजिबल रहती है, आपको फोन यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और डिस्प्ले 1.5 की रिजोल्यूशन में है, तो हाई क्वालिटी साफ फील होती है। डिस्प्ले के कलर्स भी नेचुरल है। YouTube पर 4K HDR भी सपोर्ट करता है और ये वाइड वाइन L1 भी सर्टिफाइड है। बट इसकी डिस्प्ले में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अनबॉक्स करने के नेक्स्ट डे मैंने फील किया कि इसकी डिस्प्ले पर कहीं भी टच करके 1 सेकंड होल्ड करने पर ये एक बार फ्लिकर करती है। और सच बता रहा हूँ, ये बहुत इरिटेटिंग है। मैंने इसको रीस्टार्ट किया, बाद में फैक्ट्री रीसेट करके भी देखा, बट ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुई। फिर मैं अपने नियर बाय सर्विस सेंटर पर विजिट किया जो जयपुर में सिंधी कैंप के पास है। लेकिन यहाँ नेक्स्ट डे का नाम लेकर मुझे 5 दिन तो सॉफ्टवेयर कर रहे हैं ये बोलकर निकाल दिए। और जब मुझे कॉल करके बुलाया गया कि आपका डिवाइस ठीक हो गया है, बट मैं जब वहां पे पहुंचा तो डिवाइस में सेम प्रॉब्लम थी और वो ठीक नहीं हुआ था एंड मुझे फिर से वेट करने को कहा गया। और आज 20 दिन बाद मुझे रिप्लेसमेंट मिला है, लेकिन अब वो सेम प्रॉब्लम इस डिवाइस में भी है। और जब मैं सेकंड टाइम रिप्लेसमेंट के लिए सर्विस सेंटर गया तो एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिससे ज्यादा लोगों को पता चल सके कि मोटोरोला की सर्विस कैसी है। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लगभग 40 दिन बाद मुझे मोटोरोला से अपडेट मिला है कि 4 मई के बाद इसमें एक OTA अपडेट आएगा, उससे ये फ्लिकर इश्यू प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। लेकिन मुझे इन पर ट्रस्ट नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा कि ये प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। वैसे मोटोरोला A60 फ्यूजन के बाद मैं किसी मोटोरोला की डिवाइस को अब जाकर यूज कर रहा हूं, तो पिछले 1 साल में इन्होंने सॉफ्टवेयर पर कितना काम किया है अब वो बताता हूं। तो अब लॉक स्क्रीन पर बहुत सारी क्लॉक स्टाइल ऐड हो गई है एंड इनके फॉन्ट स्टाइल भी बहुत सारे हैं और आप इनके कलर भी चेंज कर सकते हो। और इसमें फुल टाइम AOD मिलता है, तो जो भी क्लॉक स्टाइल आप लॉक स्क्रीन पर सेट करोगे उसी का AOD फेस भी बन जाएगा। एंड आपको पता होगा मोटोरोला यहाँ पर एक न्यूज फीड का अलग से टेप देता है, बट अब ये स्मार्ट स्क्रीन करके लॉक स्क्रीन तक पहुंच चुका है। और इसकी वजह से जो क्लॉक स्टाइल आप लॉक स्क्रीन पर सेट करोगे वो इनेबल ही नहीं होगी, बस डिफॉल्ट क्लॉक स्टाइल ही रहेगी। जबकि सेम कंडीशन में अगर सॉन्ग प्ले करे तो शॉर्टकट म्यूजिक टैब के साथ कस्टम क्लॉक शो होती है। वैसे इस यूजलेस स्मार्ट स्क्रीन को डिसेबल करने का ऑप्शन भी है और डिसेबल ही रखना। और इसमें भी मोटोरोला AI करके कुछ AI फीचर्स है और वॉलपेपर जनरेट करने के लिए भी इसमें इनबिल्ट AI के ऑप्शन है। और अब इसके कुछ बग्स एंड प्रॉब्लम्स और सुनो। तो अभी कॉलिंग के टाइम एज लाइट ब्लिंक कर रही है, बट अगर मान
लो आपको कॉल रिसीव नहीं करना तो पावर बटन प्रेस करने पर ये एज लाइट हाफ हो जाती है और ये बहुत वियर्ड दिखती है। और ये प्रॉब्लम मैंने मोटरोला A60 फ्यूजन में नोटिस की थी, बट एक साल बाद भी ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुई। और मोटरोला इकलौता ब्रांड है जो अपडेट में डिटेल्स नहीं बताता कि कौन सा बग्स फिक्स किया गया, और इसी वजह से कोई प्रॉब्लम सालों तक फिक्स ही नहीं होती। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सिक्योर फोल्डर में जाकर यहाँ से किसी भी ऐप पर डेडिकेटेड ऐप लॉक लगा सकते हैं, बट एक बार ऐप ओपन करने के बाद जब तक आप पावर बटन प्रेस नहीं करोगे तब तक वो ऐप लॉक नहीं होगा, जबकि इमीडिएटली ऐप लॉक होना चाहिए। और बहुत तारीफ करने वाली बात है, मोटरोला ने पिछले एक साल में इसमें एक प्रॉब्लम को फिक्स किया है। तो 60 फ्यूजन में कंट्रोल सेंटर पर बैक बटन से स्वाइप अप नहीं होता था, लेकिन अब एक साल बाद ये प्रॉब्लम फिक्स हो गई है। अब कंट्रोल सेंटर पर बैक बटन काम करता है। और अब एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, सैमसंग ने इस बार सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा से वीडियो के अंदर एक होराइजन लॉक का फीचर दिया है जो बहुत पॉपुलर हो रहा है। और ये सेम फीचर मोटरोला ने अपने 25,000 के डिवाइस में भी दिया है और ये काम भी करता है। फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद पूरा उल्टा कर दे तब भी होराइजन स्टेबल रहता है। लेकिन 25,000 के डिवाइस में 1 लाख जितनी क्वालिटी नहीं मिलती। इसमें ओनली 1080p 30 fps में ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और ये भी रियल 1080p क्वालिटी नहीं है। इसकी एक्चुअल क्वालिटी 360p जितनी है, और फोन को रोटेट करने का सेकी इफेक्ट भी साइड एज पर दिखता है। तो सीधी सी बात है, वीडियो बहुत लो क्वालिटी में शूट होती है। तो इसमें ये फीचर सिर्फ नाम का है, काम का नहीं है। वैसे इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 मिलता है, और अभी रिसेंटली लास्ट मंथ का इसमें सिक्योरिटी अपडेट आया है, और इसमें 3 एंड्रॉइड अपडेट मिलेंगे और 5 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे, जो 60 फ्यूजन से एक सिक्योरिटी अपडेट ज्यादा है। और अब आप एकदम एक्टिव रहना। इसमें परफॉर्मेंस कैसी मिलती है अब वो बताता हूँ। क्या ये 5 साल तक टिक पाएगा, और 4000 में इसका हार्डवेयर कितना अपग्रेड किया है। तो इसमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 4nm पे बेस चिप लगी है विद LPDDR5X रैम है एंड UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है, और ये बेस वेरिएंट है 128 GB में। तो हार्डवेयर में सच में अपग्रेड किया है, लेकिन 256 GB से इस बार बेस वेरिएंट 128 GB में आ गया है। और ध्यान रखना, इस बार हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं है, तो SD कार्ड नहीं लगा सकते, जबकि 60 फ्यूजन में हाइब्रिड सिम स्लॉट था। एंड अब प्रैक्टिकली देखो, मैंने इसमें AnTuTu रन किया तो 1.1 मिलियन प्लस स्कोर आया है, जो 60 फ्यूजन से जस्ट डबल है। और फोन नॉर्मल डेली टास्क में काफी फास्ट है, लेकिन मल्टीटास्किंग में इतना स्मूथ फील नहीं होता। लगातार 4 से 5 ऐप ओपन करने के बाद ये हल्का जिटर करने लगता है, और अगर कैमरा ऐप ओपन करे तो थोड़ा स्लो फील होता है। कैमरा UI में मोड स्विच करने पर भी स्लो है, और फोटो क्लिक करने में शटर स्पीड भी बहुत स्लो है। एंड इमेज प्रोसेसिंग में भी ये 3 से 4 सेकंड लेता है, और ये सेम हाल 60 फ्यूजन का भी था। और मैंने गेमिंग टेस्ट के लिए BGMI यूज किया है, और इस बार मोटरोला ने सबकी सुन ली। BGMI में सुपर स्मूथ पर 120 FPS अल्ट्रा एक्सट्रीम हाई एंड ग्राफिक्स सेटिंग्स मिलती है, और मोटरोला के हिसाब से गेमिंग में रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज तक चली जाती है। लेकिन मेरी टेस्टिंग में तो 120 हर्ट्ज भी ओनली लॉबी तक ही शो हुई है। गेम में एंटर करने के बाद ये डायरेक्ट 60 हर्ट्ज पर आ जाता है, और अब पता नहीं इसको फिक्स होने में कितने महीने लगेंगे। और वैसे इसमें मैक्सिमम अल्ट्रा HDR 4K ग्राफिक सेटिंग्स पर खेल सकते हैं। लास्ट ईयर 60 फ्यूजन में मैक्सिमम ओनली HDR पर अल्ट्रा 40 FPS तक ही ऑप्शन था, जबकि इस बार HDR में भी एक्सट्रीम यानी 60 FPS तक का ऑप्शन आ चुका है। और जहां तक बात है हीटिंग इश्यूज की, तो इसमें वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम नहीं है, जो 25,000 में अदर डिवाइस में मिल जाता है। लेकिन 30 मिनट के CPU थ्रोटलिंग टेस्ट में ग्राफ ऑलमोस्ट ग्रीन एंड स्टेबल रहा, और सरप्राइजिंगली ये 88% पर थ्रोटल हुआ है, तो हीट बैलेंसिंग काफी अच्छी है। लेकिन 5 मिनट की लगातार गेमिंग के बाद ये हीट फील होने लग जाता है। तो बस ये ऑन पेपर हार्डवेयर में अपग्रेड और स्ट्रॉन्ग फील होता है, लेकिन ये ठीक से ऑप्टिमाइज नहीं है। तो 60 फ्यूजन से ये बस थोड़ा फास्ट है, लेकिन 25,000 के बजट में Realme P4 Pro के अंदर सुपर स्मूथ पर 144 FPS में गेमिंग कर सकते हैं। एंड अब आप एकदम एक्टिव रहना। इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी है अब वो बताता हूं, जिसकी वजह से इसको बहुत सारे लोग बाय करने का सोच रहे हैं। तो इस बार 50 मेगापिक्सल सोनी LYT 710 न्यू सेंसर है, लेकिन अल्ट्रा वाइड लेंस सेम ही है 13 मेगापिक्सल का, और ये ही मैक्रो का काम भी करता है। और कैमरा ऐप में सभी फीचर्स अवेलेबल है। डुअल कैप्चर और हाई क्वालिटी फोटो के लिए अल्ट्रा रेज 50 मेगापिक्सल का ऑप्शन भी है, और इसके फोटो सेक्शन में मैक्रो 0.5x 1x 2x और अप टू ओनली 10x जूम तक का ही ऑप्शन मिलता है। तो सबसे पहले इसके 50 मेगापिक्सल एंड डिफॉल्ट 12.6 मेगापिक्सल सेटिंग्स की फोटो क्वालिटी में डिफरेंस देखो। तो अगर लाइट कंडीशन सेम है तो दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन जैसे इन फोटोज में मेरे ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं है, बैकग्राउंड में है, तो 50 मेगापिक्सल में बैकग्राउंड पूरा व्हाइट हो गया है, और 12.6 मेगापिक्सल में सब परफेक्ट है। तो मैंने सभी फोटोज डिफॉल्ट सेटिंग्स में ही ली है, और ये कुछ फोटोज आउटडोर हार्श सनलाइट कंडीशन में ली हुई है। फोटोज में कलर नेचुरल ही लग रहे हैं, और डिटेल्स भी काफी शार्प है।
है, HDR परफेक्टली काम किया है और डायनामिक रेंज भी अच्छी है और सनलाइट की वजह से फेस ज्यादा ब्राइट नहीं है, फेस पर डिटेल्स है। लेकिन सनलाइट के अपोजिट फोटोज ले तो फोटोज बेकार आती है, बैकग्राउंड पूरा व्हाइट आएगा। हालांकि ये सभी बजट स्मार्टफोन की प्रॉब्लम है। वैसे मैंने इस बार फोटोज ज्यादा आउटडोर में ही ली है, तो फोटोज में कलर कॉन्ट्रास्ट एकदम परफेक्टली बैलेंस है। एंड ये मेरी कुछ फोटोज देखो, इनमें स्किन कलर नेचुरल है एंड सबसे अच्छी बात, हेयर नेचुरल डार्क लग रहे हैं और इन ट्रीज का नेचुरल ग्रीन कलर नेचुरल ग्रीन ही लग रहा है। वैसे अगर आपको मेरी तरह खाने पीने के आइटम्स की फोटोज लेना पसंद है तो इन फोटोज से आपको आइडिया लग रहा होगा कि कलर कितने नेचुरल कैप्चर किया है। और अब ये फोटो 0.5x पर ली हुई है, ये 1x पर और ये 2x पर, तो आपको आइडिया लग रहा होगा अल्ट्रा वाइड सेंसर कितना एरिया कवर करता है। लेकिन गौर करो, बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत सनलाइट आ रही है तो अल्ट्रा वाइड में फोटो बिल्कुल व्हाइट हो गई है, जबकि 1x एंड 2x में सनलाइट ठीक से बैलेंस है और कलर्स भी एकदम परफेक्ट लग रहे हैं। और अब नाइट कंडीशन में भी देख लो तो 0.5x पर कलर्स परफेक्ट लग रहे हैं, जबकि 1x एंड 2x वाली फोटो में कलर इतने परफेक्ट नहीं लग रहे, कलर कॉन्ट्रास्ट की कमी फील हो रही है। और जहां तक बात है पोर्ट्रेट मोड की, तो इसमें 24mm, 35mm एंड 50mm तीन जूम ऑप्शन अवेलेबल है। और अच्छी बात, तीनों ही जूम ऑप्शन पर फोटोज में कलर ऑलमोस्ट सेम ही फील हो रहे हैं। बॉडी एंड हेयर पर एज डिटेक्शन एकदम परफेक्ट है और बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट भी नेचुरल लग रहा है। एंड अब लो लाइट नाइट कंडीशन में ली हुई ये कुछ फोटोज देखो, तो फोटोज शार्प एंड हाई क्वालिटी फील हो रही है। HDR बहुत अच्छे से काम किया है, फोटोज में डिटेल्स काफी शार्प है, ज्यादा नॉइस नहीं है और लाइट फ्लेयर्स भी नहीं आ रही है। और अब ये कुछ मेरी फोटोज देखो, तो फेस पर लाइट अगर सामने से आ रही है तो फोटोज बहुत परफेक्ट और क्रिस्प आएगी। और सबसे अच्छी बात, हेयर में कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत परफेक्टली बैलेंस किया है। और अब वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो इसके बैक कैमरे में 1080p 30 fps एंड 60 fps का ऑप्शन है, बट 4K में ओनली 30 fps पर मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 60 fps का ऑप्शन नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात, इसमें 4K 30 fps पर 0.5x यानी अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन है, जो अदर ब्रांड के स्मार्टफोन में नहीं मिलता। और अब इसकी वीडियो क्वालिटी देखो, तो फर्स्ट सिनेरियो, ये वीडियो सन की डायरेक्शन में शूट की हुई है, इसलिए थोड़ी डार्क है। एंड ये रॉयल बिल्डिंग जयपुर का आमेर फोर्ट है और ये वीडियो 4K में शूट की हुई है, तो 1x पर डिटेल्स एकदम शार्प है और 2x पर कुछ इतना जूम होता है। एंड अल्ट्रा वाइड पर स्विच करे तो स्विच इफेक्ट ज्यादा आता है। सेकंड सिनेरियो, ये वीडियो 1080p 60 fps में शूट की हुई है और अभी जहां मैं चल रहा हूं ये फ्लैट सरफेस नहीं है, तो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि चलने का सेकी इफेक्ट कितना आ रहा है और वीडियो कितनी क्या स्टेबल है। एंड सेम सरफेस पर अब 4K 30 fps वाली वीडियो देखो, तो इससे आपको डिफरेंस फील हो रहा होगा कि 30 fps में 60 fps से सेकी इफेक्ट कितना ज्यादा आ रहा है। बट अगर फ्लैट सरफेस पर चलते हैं तो 4K 30 fps में भी वीडियो काफी स्टेबल रिकॉर्ड करता है और सेकी इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं आता। थर्ड सिनेरियो, मैं अभी बर्ड्स की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि बर्ड्स का नेचुरल कलर कितना नेचुरल कैप्चर किया है। फोर्थ सिनेरियो, मैं अभी रोड पर चल रहा हूँ और ये वीडियो इसके बैक कैमरा से ही शूट हो रहा है, तो फेस पर डिटेल्स बहुत अच्छी आई है और बैकग्राउंड ब्लर भी परफेक्ट हुआ है और सेकी इफेक्ट बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। लेकिन गौर करने वाली बात, सेम कंडीशन में मैंने अल्ट्रा वाइड लेंस से वीडियो रिकॉर्ड करी तो मुझे ठीक से फोकस नहीं किया, मैं थोड़ा ब्लर लग रहा हूँ। लेकिन ये वीडियो देखो, ये भी अल्ट्रा वाइड लेंस से ही शूट की हुई है, तो इसमें डिटेल्स बहुत शार्प है और मुझे ब्लर नहीं किया है, HDR भी परफेक्टली काम किया है। फिफ्थ सिनेरियो, ये वीडियो बाइक से रिकॉर्ड की हुई है, तो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि ट्रीज का ग्रीन कलर कितना नेचुरल लग रहा है और मूविंग ऑब्जेक्ट कितना परफेक्टली कैप्चर करता है। लास्ट सिनेरियो, ये वीडियो आर्टिफिशियल लो लाइट नाइट कंडीशन में शूट किया हुआ है और वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट वीडियो इतनी शार्प नहीं है, थोड़ी नॉइस है। लेकिन सबसे अच्छी बात, इसके अल्ट्रा वाइड पर भी कलर कॉन्ट्रास्ट काफी बैलेंस है। एंड अब इसके सेल्फी कैमरे की बात करें तो इसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है और इसके नॉर्मल फोटो मोड में 2 जूम ऑप्शन है और पोर्ट्रेट मोड में भी। तो ये कुछ फोटोज देखो जो मैंने दिन के टाइम आउटडोर में ली थी, इनमें हेयर पर डिटेल अच्छी है और कलर कॉन्ट्रास्ट काफी बैलेंस है एंड काफी क्रिस्प हाई क्वालिटी फोटोज आई है। और सन के अपोजिट डायरेक्शन में फोटो ले तो फोटो व्हाइट आएगी। वैसे पोर्ट्रेट मोड एंड नॉर्मल सेल्फी मोड में कलर डिफरेंस नहीं है और पोर्ट्रेट मोड में एज रिडक्शन एकदम परफेक्ट है, हेयर पर एक्स्ट्रा एज नहीं है। और अगर लो लाइट नाइट कंडीशन में सेल्फी फोटोज ले तो अगर सामने से लाइट आ रही है तो हाई क्वालिटी सेल्फी फोटोज आएगी, बट लाइट की डायरेक्शन अगर सही नहीं है तो बहुत नॉइसी फोटोज आती है। तो अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इसके 4K 30 fps में, इसमें 60 fps का ऑप्शन नहीं मिलता, ना ही 1080p में 60 fps का ऑप्शन मिलता है। और जो आप अभी आवाज़ सुन रहे हो वो इसके माइक्रोफोन से आ रही है और अभी मेरे फेस पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, तो कुछ इस तरह की वीडियो क्वालिटी मिलेगी और बैकग्राउंड में डिटेल्स काफ़ी अच्छी है। और अगर सन के अपोजिट देखे तो कुछ इतनी लाइट फ्लेयर्स आती है। वैसे अभी यहाँ पर सिर्फ मेरे बैकग्राउंड में सनलाइट बहुत ज़्यादा हाई है, तो एकदम सब वाइट हो चुका है और
इस तरह की वीडियो क्वालिटी मिलेगी। और अब ये एक वीडियो और देखो, इसमें भी सनलाइट मेरे पीछे बहुत ज्यादा है तो बैकग्राउंड हद से ज्यादा वाइड कर दिया है। ओवरऑल बताऊं तो सेल्फी कैमरा ठीक ठाक है। वैसे इस बार 1500 mAh बैटरी ज्यादा मिलती है लास्ट जनरेशन से, और सच बता रहा हूं इसके बैटरी बैकअप से मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ। तो अभी मॉर्निंग 6:52 पर बैटरी 100% फुल चार्ज है और यहाँ 11 मिनट ऑलरेडी SOT है, तो अराउंड 31 आवर्स बाद बैटरी 1% पर आ चुकी है। और इस दिन मुझे नॉर्मल यूज में अराउंड 4 आवर्स का SOT मिला है एंड इसके पिछले दिन 9 आवर्स का SOT मिला है, तो टोटल अराउंड 13 आवर्स का SOT मिला है। जो मेरी टेस्टिंग में 7000 mAh वाले जितने भी स्मार्टफोन है लाइक OnePlus Nord C5 से इसमें 3 घंटे का बैटरी बैकअप ज्यादा मिलता है और Realme P4 Pro से इसमें 5 घंटे का SOT ज्यादा मिलता है, तो इसका बैटरी बैकअप सच में बहुत जबरदस्त है। और अब ये अपने 68 वोल्ट फास्ट चार्जर से चार्ज होने में कितना टाइम लेता है अब वो देखो। तो फोन की बैटरी अभी 1% पर है और अब मैं इसको ओरिजिनल डेटा केबल एंड चार्जर से चार्ज लगा दिया हूं, तो 10 मिनट में बैटरी 25% चार्ज हो गई है और 25 मिनट में 51% चार्ज हुई है एंड 44 मिनट के बाद ये 80% पर आ चुका है। 1 घंटे बाद चेक किया तो ये 96% पर था एंड अराउंड 1 आवर 5 मिनट पर ये 100% फुल चार्ज हुआ है। तो चार्जिंग स्पीड सभी 7000 mAh वाले स्मार्टफोन से 15% फास्ट है। और जहां तक बात है नेटवर्क कनेक्टिविटी की, तो इसमें 11 5G के बैंड्स मिलते हैं और डुअल 5G सिम लगा सकते हैं, बट ये 5G प्लस सपोर्ट नहीं करता, तो इसमें डाउनलोड स्पीड Realme P4 Pro एंड OnePlus Nord C5 जितनी फास्ट नहीं है। BGMI को डाउनलोड होने में इसको 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगता है, जबकि Realme P4 Pro मात्र 15 सेकंड में डाउनलोड कर देता है। हालांकि इसमें अनलिमिटेड 5G डेटा सपोर्ट करता है, कितना भी आप डेटा यूज करो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 6.0 है जो अपग्रेडेड है। और जहां तक बात है कॉलिंग की, तो इसमें कॉल ड्रॉप नहीं होती और इसके ईयर स्पीकर की क्वालिटी भी अच्छी है। वैसे इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं विद डोल्बी एटमॉस, तो स्पीकर की क्वालिटी अच्छी है और इनफ लाउड है। और इस बार हैप्टिक्स की इंटेंसिटी काफी अच्छी है, टक टक वाले हैप्टिक्स है और यहाँ बैकग्राउंड एप्स में भी हैप्टिक फील होते हैं। और हाँ, 25,000 में ये इकलौता डिवाइस है जिसके अंदर NFC मिलता है। नथिंग फोन 4A के अंदर NFC नहीं मिलता, नथिंग फोन 3A में था। एंड अब फाइनली कंक्लूजन, कार्ड ऑफर लगाकर 25,000 में आप आग लगा दोगे ऐसा नहीं है। तो 25,000 में इसका डिजाइन बहुत प्रीमियम है, हाई रिजोल्यूशन डिस्प्ले विथ 1500 निट्स पीक ब्राइटनेस, बट डिस्प्ले में फ्लिकर इश्यू है तो सर्विस सेंटर के चक्कर लगाना पड़ सकता है। इंप्रेसिव कैमरा क्वालिटी अंडर 25,000, बट Realme P4 Pro से बेटर नहीं है। और मोटरोला में स्टिल 2026 के अंदर भी अभी भी 4K 60 FPS का सपोर्ट नहीं मिलता, ओनली 30 FPS मैक्सिमम। बैटरी बैकअप बहुत इंप्रेसिव है और नॉर्मल डेली टास्क में परफॉर्मेंस अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस बार मोटरोला ने सुन ली है, BGMI में हाई एंड ग्राफिक सेटिंग्स इनेबल कर दी है, लेकिन डिस्प्ले पर ओनली 60 FPS ही शो हो रहा है। इसमें 5G प्लस नहीं मिलता, लेकिन अनलिमिटेड 5G मिलता है और स्पीड भी बहुत अच्छी है और इसके अंदर आपको NFC भी मिलता है। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस के हिसाब से ये मुझे थोड़ा ओवर प्राइस्ड फील हुआ, बिकॉज इसके 256GB वेरिएंट की प्राइस में एज 70 मिल रहा है, जो ऑन पेपर इससे बहुत बेटर है। और 25,000 के अंदर मेरी चॉइस रहेगी ये, और इन सब की वीडियो आपको यहाँ पे मैं टैग कर दूंगा। और हाँ, नथिंग फोन 4A बाई मत करना, इससे अच्छा आप 3A बाई कर लो। और हाँ, लाइक करके जाना, कम से कम सर्विस सेंटर जाने का खर्चा ही निकलेगा।